हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जय पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीओसी के आगे की कहानी देखेंगे। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को ख़त्म कर दिया था, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं एक बात और बता दूँ, इंडक्टिव इफेक्ट में अभी भी दो प्रकार की एप्लीकेशन रह रही है। पहली थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और दूसरी है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कार्बन फ्री रेडिकल। तो वो मैं कराऊंगा जब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसी के साथ कवर हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर आपको ये पता चल गया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए आपको कौन सा ग्रुप लगाना सही है और कौन सा ग्रुप लगाना गलत है, तो फिर कार्बन आयन और फ्री रेडिकल में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस ग्रुप में आपको इधर उधर थोड़ा बहुत दिखाई दे जाएगा, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। तो जब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट कराऊंगा तो मैं वो एप्लीकेशन भी आपको करा दूंगा, तो उसकी आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, पहले तो चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा नहीं है तो मैं चलो उसके बारे में बात नहीं करता, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जो बात है, जो डेफिनेशन है, वो धीरे धीरे तब समझ में आएगी जैसे हम इस टॉपिक के डेप्थ में घुसना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, कैसे होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो नाम जान लीजिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है या तो बेकर। अब अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है, मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर मेरे हिसाब से मैंने शायद ठीक बोला है, बेकर नेथन इफेक्ट, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअली एक पार्ट है जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, बट केवल नाम के लिए आप इसको जान लीजिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। बेकर नेथन प्रोसेस भी कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो जीओसी का जो मैंने पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको दो इफेक्ट पढ़ाए थे, एक था परमानेंट इफेक्ट और दूसरा था टेम्पररी इफेक्ट। क्या परमानेंट इफेक्ट में मैंने तीन प्रकार के इफेक्ट बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है जिसका मोटिव या जिसका मेन कारण क्या है कि वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता क्यों है, इतना समझ लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट की तरह होता है जो आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो पहला केस जो हम लोग देखेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगता है हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। और इसकी तो आगे करते हैं। तो इसकी दो कंडीशन हमें याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है, ठीक है, नया टर्म आया तो सुन लीजिए। मान लो ये आपका कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। तो जो अल्फा कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन भी होगा तो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है, अब वो देखिए ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कार्बोकेटाइन है, इसके साथ आपका एक अल्फा कार्बन मैंने जोड़ दिया,
सबसे पहले ये आपका स्टेप होना चाहिए कि आप ये चेक करें कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन उसके पास है या नहीं है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब होगा कैसे, हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। ठीक है, ये H बाहर निकल गया, H को धक्के मार से निकाल दिया कि अब तू जा, मुझे इसके साथ बॉन्ड बनानी है। और ध्यान से देखना, अभी इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं ऐसे और ऐसे, तो कितने आ गए? 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। यानी कि इसका जो p ऑर्बिटल होगा, यानी इसका जो p ऑर्बिटल आपको दिखाई देगा वो इस समय पूरा पूरा भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा? ये आपका 2s2 और ये आपका 2p4। ठीक है, समझ में आ रही है? अभी तक इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, तो इसका एक p ऑर्बिटल खाली था। अब क्या हुआ कि जैसे इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो समराइज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में देखने के लिए आप पहले ये चेक करेंगे कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर आपने ये हाइड्रोजन क्यों हटाया? ये नहीं हटा सकते थे? क्या ये नहीं हटा सकते थे? बिल्कुल हटा सकते थे। आप चाहो तो इस वाले हाइड्रोजन को हटा लो, चाहे इस वाले हाइड्रोजन को हटा लो, चाहे इस वाले हाइड्रोजन को हटा लो। ठीक है, उसी पॉइंट से एक नई बात हमें समझ में आई। इसी से हमें ये नई बात समझ में आई कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। अब ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग होते क्या है? ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यानी इस मॉलिक्यूल से आप कितने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जितने ज्यादा जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, तो कितने बना सकते हो? 3 बना सकते हो। एक बार यहाँ से बना लोगे, एक बार यहाँ से बना लोगे और एक बार यहाँ से बना लोगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बनेगा आपका यही। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात? तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लीजिए स्पेस साइड में कि जितने अल्फा हाइड्रोजन कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बात समझ में आई? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन बना सकते हो, उतने ही आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आगे 2-4 सवाल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि आप इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसके बताइए। ये है। ठीक है,
सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 5 बार बन जाएगी, ये है, ठीक है। और आप ये कर सकते हो, एक, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। आइए, ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के स्टेट पर सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपके जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है। पहली कंडीशन तो यही, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, और एक अल्फा कार्बन ये रहा, और सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, यहाँ कितने? 2, और यहाँ पर कितने? 3, 3 और 3 6, 7 8। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 8 है। तो आप इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशंस ड्रॉ कर सकते हैं? 8, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, सारे अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, 2 2 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? 7 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ये एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन आपका ये है, ठीक है। क्या इस वाले अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो भी देख लेता हूँ, हाँ 2 है। अब इसकी बात करो, इस वाले कार्बन पर 1 2 3 4, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने? 4 बने, ठीक है। तो कितने बना सकते हो आप? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ आओ, यहाँ एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, ठीक है। यहाँ 0 अल्फा एच है, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए? यहाँ पर 3 बन गए। कितने स्ट्रक्चर बने? यहाँ पर 3 बने, ठीक है। यहाँ आओ, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर 0 अल्फा एच, यहाँ पर 0 अल्फा एच, तो अल्फा एच कितने हो गए? यहाँ पर 0 हो गए। कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे इसके? 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे पता कर सकते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन, कैसे पता कर सकते हैं कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बनाने हैं। तो कार्बोकैटायन में मैं आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम लोग आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखना ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोकैटायन में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच कैसी रहती है, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच इन कार्बोकैटायन, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक के ऊपर एक बार जेईई एडवांस में सवाल आ चुका है, ठीक है। आइए, ये CH यहाँ मैंने बना दिया कार्बोकैटायन, ये रहा उसका अल्फा कार्बन जो कि पूरी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। पहली कंडीशन यही है कि अल्फा कार्बन चेक कीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है, फिर ये देखिए कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। समझ में आई बात? इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस वाले कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल खाली होगा, है ना? अगर मैं इसका बनाऊं स्ट्रक्चर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 और 6, ये p ऑर्बिटल खाली दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक p ऑर्बिटल मैंने ऐसा बना दिया। ये p ऑर्बिटल कैसा है? एम्प्टी है। कैसा ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल? एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इस बॉन्ड को हटा रहा हूँ। हालांकि ये हटा नहीं है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटा नहीं है, बस मैं इसको थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, यानी इसका सब शेल तो पूरा भरा होगा। इसका p ऑर्बिटल में तो सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे से भरे होंगे, पूरे 8, है ना। तो ये है आपका क्या? कार्बन का
पी ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनके जो सबशेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल। तो ये है आपका हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जो रब किया था वो इसलिए किया था ताकि मैं ये दिखा सकूं। इसका मतलब अभी भी वही है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। इसका मतलब अभी भी यही है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा वो जो हाइड्रोजन ने दिया, एक होगा वो जो कार्बन ने दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पूरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे खाली है, तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऐसे मतलब डोनेट करेगा, उसको दे देगा, ठीक है। याद है ना वो डबल बॉन्ड बनती थी यहाँ पर और एक H+ बाहर निकल आता था, वो इसलिए क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड बनाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डीलोकलाइज कर रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रही है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ कौन सी बॉन्ड है, ये क्या है, आपका पी ऑर्बिटल है। तो अगर कोई पूछे कि कार्बोकैटायन में कौन सी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है, बात ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल की कार्बोकैटायन में, वो क्या है, सिग्मा पी ऑर्बिटल। कौन सा है, सिग्मा पी ऑर्बिटल। जहां पर पी कौन सा है, कैसा है, पी एम्प्टी है। कैसा पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो पी है वो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसलिए मैं इतना वक्त ले रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब अब मैं इसके बाद जो फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट लग रहा होगा, बस कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस दैट्स इट्स, कंडीशन सेम, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम, बस यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, वहाँ पे पार्शियल ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रहे, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सिग्मा है, वो जो सिग्मा है वो sp3s हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल शेयर कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का है, और वो s ऑर्बिटल किसका था, हाइड्रोजन का था। इसलिए सिग्मा और p बॉन्ड में जो सिग्मा है वो sp3s है और जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। क्या आपको ओवरलैपिंग ऑर्बिटल समझ में आ गई, ठीक है। कार्बोकैटायन की अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल PYQ में आ चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट है अपना केस 2, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब समझ में आ रहा है कि कार्बन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कंडीशन सेम है, ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी। कंडीशन क्या है, पहला अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तभी आप फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कार्बोकैटायन में मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था, वैसे ही फ्री रेडिकल में भी होता है। कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने गलत बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन से मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकता है। क्यों, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ पर भी हमें एक और इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों के बीच में बॉन्ड बन सके। कैसे? इस वाली बॉन्ड को बीच में से तोड़ दो। इस वाली बॉन्ड को क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को बीच में से तोड़ दो। बताया था ना कि फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है, बाय होमोलाइसिस क्लीवेज, बाय होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, ठीक है, जिसमें हम लोग सनलाइट का या इलेक्ट्रिसिटी की मदद का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉन्ड को बीच में से तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए, क्योंकि अब अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है, क्लियर है बात? अब हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके सवाल जो होंगे वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। सवाल बिल्कुल सेम रहने वाले हैं जैसे मैंने कार्बोकैटायन में आपको कराया था, बस वहाँ पर जहाँ आपको कार्बोकैटायन बनाया था वहाँ पर फ्री रेडिकल बना देना, ठीक है, और बस आपको अल्फा कार्बन देखना है। इसमें भी सेम है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आप चाहें तो इस वाले हाइड्रोजन को भी ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी ब्रेक कर लो, चाहे तो यहाँ से भी ब्रेक कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है, जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आप स्ट्रक्चर उसके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है, फ्री रेडिकल के अंदर हम लोग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखेंगे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच इन फ्री रेडिकल, ठीक है, किसमें, फ्री रेडिकल में। तो ध्यान से देखिए, ये CH यहाँ पर एक डॉट है, अल्फा कार्बन बना रहा हूँ, sp3 एवरेज होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये है कि एक p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, एक p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा। मैं इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन की आपको ऑर्बिटल ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 है, तो ये 2s2, ये 2p5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक अभी भी इसके पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है ना अभी भी, ठीक है, तो ये पार्शियली फिल्ड है, अभी एक ऑर्बिटल इसका पार्शियली फिल्ड है, मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका p ऑर्बिटल, ये है पार्शियली फिल्ड, ये है आपका पार्शियली फिल्ड, ठीक है। कहानी बिल्कुल सेम चल रही है, ये है आपका p ऑर्बिटल कार्बन का जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपका हाइड्रोजन वाला स्फीयर, यानी कि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, और यहाँ पर है इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये इसको इसके साथ शेयर कर रहा होगा। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या हो रही है इसमें, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या हो रही है इसमें, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा p ओवरलैपिंग, ठीक है, सिग्मा p ओवरलैपिंग, जिसमें आपका सिग्मा क्या है, sp3s है, ठीक है, और p ऑर्बिटल कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रहे, एडवांस में सवाल आते हैं कि फ्री रेडिकल पे जो p ऑर्बिटल आपका बनता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब हम लोग थोड़े से सवाल देखते हैं और फिर हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी भी एक पार्ट रह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन और एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़े से सवाल देख लेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। मिक्स दे रहा हूँ, कार्बोकेटायन वगैरह सबसे मिला के दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के भी सवाल दे देते हैं, ठीक है, ताकि ठीक रहे, आपकी भी रिवीजन होती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन दिखाए थे आपको जनरली उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही पहचानना है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप समझ जाना कि जिसमें मैं फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन बना रहा हूँ उसमें आप अल्फा हाइड्रोजन बताइए मेरे को। यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ क्या बताना है आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ठीक है, पोज कीजिए और अपने जवाबों को बताइए या देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको क्या लिखना है? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, sp3 होनी चाहिए और हाइड्रोजन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ तीन, दो दो चार और तीन, कितने हो गए? 7 हो गए। कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो? 7 बना सकते हो। यहाँ पे कितना है? इस पर एक ही अल्फा कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? एक ही है, तो यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखोगे COH दे रखा है, यानी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ये आपका कैसा ग्रुप है? -I का ग्रुप है। ये आपका कैसा ग्रुप है? -I का ग्रुप है। डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर में देखेंगे NO2 जीत जाएगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि -I है, ठीक है। ये क्या है आपका? +M शो कर रहा है। कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I के, तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आइए, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने बनेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर? 2 बन जाएंगे। यहाँ देखिए, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन आपका ये है, एक अल्फा कार्बन आपका ये है। यहाँ 3, यहाँ 2 5, यहाँ 1 6, 3 4 5 6, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने बन गए? हाइपर कॉन्जुगेशन के 6 बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेक्शन आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम लोग अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और ऐसे ऐसे हम लोग इस चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।